साथियों, आज देश भर के कार्यकर्ताओं से स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग हुई। उस मीटिंग के में औरतों की क्या हिस्सेदारी रहेगी सामाजिक संघर्ष पार्टी में, तो उसके ऊपर माननीय मैडम हरविंदर कौर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक संघर्ष पार्टी, अपने विचार रखेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज के इस मुद्दे पे अपने विचार रखें। साथियों, जय भीम, जय भारत। आज स्काइप मीटिंग के ऊपर देश भर से सामाजिक संघर्ष पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सभी ने भारत की औरत का राजनीति एरिया में जो रोल होना चाहिए उसको वो भागीदारी नहीं मिली, इसके ऊपर सभी ने अपनी बात रखी। तो इस मौके पर मैं अपने सभी साथियों को ये बात बताना चाहती हूँ कि गुरबाणी का वाक है कि जननी जनेता भगत जन, जा दाता जा सूर, नहीं का जननी वांझ रहे, काहे गवाए नूर। लेकिन इस बात को अगर किसी ने पूरी गहराई से सुना और सुनकर उसको माना और मानकर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जिया, तो उस महान विद्वान का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र में पैदा हुए। तो जब महात्मा फुले पढ़ने के लिए गए तो पढ़ने के साथ उनके साथ एक ब्राह्मण समाज का लड़का भी पढ़ता था। तो उसकी जब शादी थी तो उसने अपनी शादी पर महात्मा फुले को बुलाया। महात्मा फुले जी जब उसकी शादी पर दुल्हे मियाँ के साथ चल रहे थे तो उस शादी से बुजुर्गों ने, हाई कास्ट के बुजुर्गों ने महात्मा फुले का अपमान करके, गालियां निकालकर, कपड़े फाड़कर उस शादी से निकाल दिया कि अछूत होते हुए तूने ये जुर्त कैसे कर ली, हिम्मत कैसे कर ली इस शादी पर आने की। तो महात्मा फुले अपमानित होकर बड़े गुस्से से अपने घर गए और ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपने पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी लाठी लेकर उनका मुकाबला करेंगे कि मेरे बेटे का अपमान क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही महात्मा फुले ने अपने पिताजी को ये बात बताई तो महात्मा फुले जी के पिताजी ने ये बात कही कि खैर मना, तू बच के घर आ गया है। अगर तेरे को हाथी के पैर के नीचे भी कुचल दिया जाता तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत देश के जो वेद शास्त्र हैं, भारत देश का जो सनातनी धर्म का रीति रिवाज है, वो ये बात कहते हैं कि अछूत किसी भी उच्च जाति की शादी पर नहीं जा सकता। पर महात्मा फुले जी को इस घटना ने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। तो वो अपने आप से ये सोचने लग गए कि ऐसी बेखलाक जिंदगी से मर जाना ज्यादा अच्छा है। दुखी होकर महात्मा फुले अपने घर से निकले और अपने गांव से दूर एक नदी के किनारे जाकर मरने की सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही महात्मा फुले मरने की सोच रहे हैं तो उस नदी से कुछ समाज की औरतें पानी के मटके सिर पर रखकर आ रही हैं। तो महात्मा फुले जी क्या देख रहे हैं कि जिन महिलाओं के सिर के ऊपर मटके हैं उनके गले में भी मटकी बांधी हुई है और उनके पीछे पूंछ लगी हुई है, छापा लगा हुआ है। तो महात्मा फुले जी सोचने लगे कि मेरा सिर्फ अपमान हुआ है, मुझे शादी में से धक्के मारकर निकाल दिया, तो मैं मरने के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन ये मेरे समाज की बहू बेटियां जिन्होंने देश में संत महात्माओं को पैदा किया, गुरु पीर पैगंबरों और साइंटिस्टों को पैदा किया, ये औरत की इतनी दुर्दशा क्यों है? ये महिलाएं हंस रही हैं, मैं रो रहा हूं। इनके गले में जो मटकी बांधी हुई है इसको तोड़कर क्यों नहीं फेंक देती? जो इनके पीछे पूंछ छापा लगा हुआ है उसको निकालकर ये क्यों नहीं फेंक रही? तो उधर से व्याकुल होकर, दुखी होकर महात्मा फुले जी उस नदी के किनारे किनारे चलते हुए
भीमा कोरेगांव के ऊपर, जो पूना शहर से 22 किलोमीटर दूर है, मुल्ला मुथा नदी के किनारे पहुंचे। उस नदी के किनारे जैसे ही महात्मा फुले पहुंचे तो उधर एक बहुत बड़ा शक्ति स्तंभ बना हुआ दिखा। तो साथियों, उस स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 1818 को इस मैदान में, भीमा कोरेगांव के मैदान में एक बहुत बड़ी संघर्ष हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में एक तरफ 500 महार सैनिक थे, जिस जाति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए। एक तरफ 500 वाल्मीकि समाज के लोग और दूसरी तरफ 25,000 पेशवा की फौज। तो महात्मा फुले जी ने फिर पढ़ा कि कहीं मैंने पढ़ने में चूक तो नहीं कर दी। तो महात्मा फुले जी ने फिर उस स्तंभ पर लिखी हुई इबादत को पढ़ा कि 500 महारों ने 25,000 पेशवा की फौज को हरा दिया। तो महात्मा फुले जी सोचने लगे साथियों, क्या सोचने लगे कि ये लताड़े हुए लोग, ये गरीब लोग, ये दुत्कारे हुए लोग, ये अछूत लोग, अगर इनके शरीर पर एक मक्खी भी बैठ जाती है, ये उस मक्खी को उड़ाने का दुस्साहस नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन इन्होंने कैसे कर दिया? 25,000 पेशवा की फौज को कैसे परास्त कर दिया? तो महात्मा फुले जी ने उधर मरने का इरादा छोड़ा और घर आकर लिटरेचर लेकर आए, पढ़ने लगे कि ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ, 500 महारों में इतनी ताकत, इतना साहस, इतना हौसला कहां से आया। तो महात्मा फुले जी ने जब इतिहास के पन्नों को फरोलना शुरू किया तो महात्मा फुले के सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज लोगों को अपनी सेना में भर्ती होने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, लेकिन अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए कोई रजवाड़ों के बेटे नहीं गए, कोई राजपूतों के बच्चे नहीं गए, कोई ठाकरों और जागीरदारों के बच्चे नहीं गए। अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए अगर कोई गया तो पहली बार भारत की धरती पर मौका मिला अछूत नौजवानों को। तो ये अछूत नौजवान, ये महार जाति के नौजवान जब अंग्रेज की फौज में भर्ती हुए तो केवल उनके पास क्या आया? डिसिप्लिन आया, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के पास उनके हाथ में शास्त्र आया, हथियार आया। तो पहली बार डिसिप्लिन के माध्यम से और हथियार के माध्यम से जब उनको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला तो भीमा कोरेगांव का वो जीत हासिल की। तो महात्मा फुले जी ने साथियों ये बात हमें घर घर जाकर बतानी पड़ेगी कि पहली बात महात्मा फुले जी ने सोचा कि अगर भारत देश के नौजवानों के हाथ में अगर शास्त्र आ गया तो उस शास्त्र से इस धरती से हमेशा के लिए पेशवा राज का अंत कर दिया। उस पेशवा राज का अंत, जिस पेशवा राज के कानून ये बात कहते थे कि अगर अछूत बोले तो उसकी जीभ काट दो, अगर इस देश का अछूत अच्छा सुने तो उसके कान में सिक्का डाल दो, अगर इस देश का अछूत बगावत करे तो उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो महात्मा फुले जी ने देखा कि अगर इंडिया का नौजवान पेशवा राज को प्रस्त कर सकता है तो ये भारत देश प्रबुद्ध भारत बन सकता है। ये भारत देश में समता, आजादी, भाईचारा और न्याय पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए समाज को सबसे पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना पैदा करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि जो महान लोग होते हैं, जो ग्रेट लोग होते हैं, वो हमारी तरह नहीं सोचते, वो बहुत गहरे जाते हैं। महात्मा फुले जी ने जितनी गहराई में जाकर सोचा
आज सामाजिक संघर्ष पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उतना गहरा जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब महात्मा फुले जी ने एजुकेशन की बात समझी और समाज को बताई, और समाज को उन्होंने दो बात बताई कि भारत देश में सिर्फ मर्दों के पढ़ने से बब्बर शेर पैदा नहीं होंगे, जब तक भारत की औरत को भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि बब्बर शेर को पैदा करने वाली शेरनी का नाम है औरत। जब तक औरत भी पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक भारत में बब्बर शेर पैदा नहीं होंगे। ये बात कहनी और सुननी बहुत आसान लगती है, लेकिन आज से 200 साल पहले जब महात्मा फुले जी ने औरत को भी पढ़ने के अधिकार की बात कही, उस समय कोई भी औरत किसी पराये मर्द के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पढ़ना लिखना और पढ़ लिखकर समाज को पढ़ाना और समाज को पढ़ाने के बाद इस देश की व्यवस्था को चैलेंज करना, ये कोई आसान काम नहीं था। परंतु महात्मा फुले जी ने सबसे पहले अपनी औरत माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और उसके साथ ही बीबी फातिमा शेख को पढ़ाया। और महात्मा फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को अकेला पढ़ाया ही नहीं, उनको मुख्य अध्यापिका बनाया। माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी ने अति शूद्र महिलाओं के लिए स्कूल खोले, और स्कूल ही नहीं खोले, विधवा औरतों को भी बोला कि आपके समाज के लोग जब आपका हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाल काटकर उसको क्रूप बनाकर उससे व्यभिचार करके जब घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको कहीं सहारा नहीं मिलता तो सावित्रीबाई फुले और बीबी फातिमा जी के घर आ जाना। और उसके बाद वो अनाथ बच्चे जो नाजायज पैदा होते थे उनको भी बोला कि अगर आपको शरण नहीं मिलती तो वो हमारे घर में छोड़ जाना। तो सावित्रीबाई फुले जी पहली भारत की औरत जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बदौलत बनी। वो खुद पढ़ के उन्होंने जो अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं थी या दूसरे समाज की महिलाएं थी उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इससे भी आगे आज हमें घर घर में जाकर ये बताना पड़ेगा कि माता सावित्रीबाई फुले वो लीडर थी, क्योंकि 1873 में महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। और महात्मा फुले की मृत्यु के बाद 1891 से लेकर 1897 तक माता सावित्रीबाई फुले जी ने सत्यशोधक समाज को लीड किया। और जो द्वार सत्यशोधक समाज के माध्यम से एजुकेशन के खुले, उसी द्वार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़कर ग्रेट अंबेडकर बने। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साथियों जब इस दुनिया में आए तो उस समय कानून हमारे खिलाफ थे। लंबा संघर्ष करके जो कानून हमारे खिलाफ थे वो कानून हमारे हक में लिखे। लेकिन आज बाबा साहब की जय जयकार करने वाले लीडरों से हम पूछना चाहते हैं कि आज आज़ादी के 70-75 साल बाद जो कानून हमारे हक में लिखकर गए बाबा साहब अंबेडकर, आज तक हम उन कानूनों को लागू भी नहीं करा सके। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारा बाबा तो एक लायक बाबा था, लेकिन लायक बाबे की हम नालायक संतान निकले। मैं इस मौके पर सामाजिक संघर्ष पार्टी के सभी लीडर साहबान को ये बात बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 1924 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, महिलाओं का सम्मेलन। और उधर महिलाओं को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें संबोधन करने आ रहे हैं। तो एक हफ्ता से महिलाओं ने धूमधाम से तैयारी की और अपने पास अपनी पोटली में
वो रोटियां बांध कर ले आई, सूखी रोटियां, और 2-2, 3-3 दिन वो चलती रही। लेकिन जब वो उस सम्मेलन की स्टेज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्टेज पर जैसे ही चढ़ के उन्होंने समाज की महिलाओं की हालत को देखा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1924 की रत्नागिरी स्टेज में रो पड़े। और रोते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही कि आपके दीनहीन चेहरे, आपके ये हड्डियां निकला हुआ ढांचा, और आपके फटे पुरानी डाली हुई साड़ियां और घुटनों से ऊपर डाली हुई साड़ियां मेरे को अपमानित कर रही हैं। मेरे को रोना आ रहा है। जिस देश की औरत अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों, अपने समाज और अपने देश की रक्षा कैसे करेगी। लेकिन साथियों, कुछ बहादुर महिलाएं भी थी उस सभा में बैठी हुई। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे थे, तो कुछ महिलाओं ने फंक्शन के बाद बाबा साहब को ये बात बोली कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम भी ब्लाउज डालना चाहती हैं, हम भी अपनी शरीर और छाती को ढकना चाहती हैं, पर इस देश के स्वर्ण मुस्टंडे जब हम अपने शरीर को ढकते हैं, ब्लाउज डालते हैं, तो वो चाकू से हमारी छातियों को काट कर ले जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, अपमान सहने से ज्यादा अपमान का मुकाबला हमें डटकर करना होगा। जो लोग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, वो लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। तो दूसरे दिन जब बाबा साहब उधर से जाने लगे, तो मैं भारत की महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां बाबा साहब को फूल की टोकरी देने आई और बाबा साहब से वादा किया कि बाबा साहब, हम जिए या मरे, लेकिन आज के बाद हमने अपने शरीर को हम ब्लाउज से, हम कपड़े से और पाँव तक लंबी हम साड़ी डालकर रहेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी 1924 में रत्नागिरी के उस मैदान में महिलाओं को ये बात कही कि आज आपको कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कभी कुदरत ने मुझे वो स्थान दिया, तो आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी जो कुछ मैं आपको देकर जाऊंगा। तो साथियों, हमारे जैसे खुदगर्ज लीडर समाज में जाकर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही समाज में हम घर पर आ जाते हैं या स्टेज से उतर जाते हैं, जो वादा किया होता है हम उस वादे को भूल जाते हैं। लेकिन नारी जाति के मुक्तिदाता, नारी जाति के हर दुख को बहुत नजदीक से देखने और समझने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत देश के पहले कानून मंत्री बने, तो जो भारत देश की औरत के साथ 1924 में वादा किया था, वो वादा बाबा साहब को याद ही नहीं था। उस वादे को पूरा करने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर बाबा साहब पार्लियामेंट में आए। लेकिन आज भारत देश की महिलाओं को ये मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, महिलाओं की संपत्ति में अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए, वैसे ही भारत देश की पार्लियामेंट में बैठे हुए व्यवस्थावादी लोगों ने हिंदू कोड बिल का डटकर विरोध किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतने दुखी हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सुचेत करने के लिए, हमें जगाने के लिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। लेकिन हम फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं समझ सके। लेकिन आज मैं समाजिक संघर्ष पार्टी के सभी लीडर साहबान को ये बात बताना चाहती हूँ कि पिछले 70 साल से 33% हिस्सेदारी का ड्रामा हो रहा है
कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे, 33% रिजर्वेशन देंगे, पर आज तक भी भारत की पार्लियामेंट में 8%, 10% और 12% से ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं हुई। और उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, बाबा साहब की बातें बहुत सारी पार्टियां करती हैं, किसी पार्टी में भी हिस्सेदारी की 33% पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज इस मौके पर मैं पूरे देशवासियों से ये वादा करते हैं, सामाजिक संघर्ष पार्टी के लीडर साहबान, कि सामाजिक संघर्ष पार्टी की तरफ से जब भी पार्लियामेंट या असेंबली की इलेक्शन होंगी तो सामाजिक संघर्ष पार्टी 33% महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो पूरी की पूरी मिलेगी। लेकिन इसके साथ आगे और बात कहते हैं कि अगर महिलाओं ने बाबा साहब और महात्मा फुले जी की बात को समझकर सिर्फ खुदगर्जी से ऊपर उठकर अपनी देश और समाज की ड्यूटी को भी संभाला और अपना काम बखूबी से किया, तो ये रिजर्वेशन पार्टी के अंदर भी और बाहर भी 33% से बढ़कर भी 50% तक हम लाने का पूरा यत्न करेंगे। तो इसलिए आज ये सामाजिक संघर्ष पार्टी महात्मा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो सोच थी कि भारत देश में जल्दी से जल्दी समता, आज़ादी, भाईचारा और न्याय का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उसके लिए तत्पर है। और महिलाओं को जो उनकी हिस्सेदारी है वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि 33 नहीं 50% तक हम महिलाओं की हिस्सेदारी बनती है और 50% तक वो हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन अंत में मैं भारत देश की महिलाओं को भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि बातें करने से कुछ बनने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को संविधान देकर हमें मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अभी जो महिलाएं साधारण हैं, जो सुबह खाना बनाती हैं और काम पर चली जाती हैं, 8-10 घंटे मेहनत करके आती है, कोई सब्जी बेचती है, कोई बंगली बेचती है, कोई टिकली बेचती है, कोई मेहनत मजदूरी करती है, उनके लिए महात्मा फुले या बाबा साहब आए या नहीं आए कोई मायने नहीं रखते। जिन महिलाओं को भारतीय संविधान की बदौलत पढ़ने लिखने का मौका मिला, सुख सुविधाएं मिले और किसी पोजीशन में आने का मौका मिला, उन महिलाओं का आज रोल बनता है कि वो अपनी खुदगर्जी को छोड़कर जो देश कौम के प्रति उनकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को तैयार बर तैयार होकर उस एरिया में कूदना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बताते हुए मुझे दुख होता है, हजारों सालों के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के भी 70 साल बाद, ट्राइबल समाज से, आदिवासी समाज से एक ही लड़की पढ़ लिख कर उस लड़की ने MBBS किया, MD किया, पायल तड़वी, डॉक्टर पायल तड़वी। लेकिन जब वो MD करके डॉक्टर बन के ऑपरेशन करती थी तो वैसा ऑपरेशन कोई हाई कास्ट की बच्चियां भी नहीं करती थी। अव्वल नंबर लिए और अपने प्रोफेशन में भी परफेक्ट थी, लेकिन इस देश की व्यवस्थावादी महिलाओं ने उसको इतना जलील किया कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरे को ड्रेस सेंस नहीं है पहनने की, और इतना मेंटली अपसेट किया कि एक वो होनहार हमारी बच्ची, वो भी ट्राइबल बच्ची, आदिवासी समाज जंगलों में रहने वाली बच्ची जब डॉक्टर बनकर आई तो इतना जलील किया गया कि उसको सुसाइड करके इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इंडिया में एक भी ऐसा संगठन नहीं था जो जोर जोर से बोलता ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया। उसके बाद आज सत्ता के ऊपर वो सरकार आई है जो जोर जोर से बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा शोर डालते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और उसी स्टेट की एक IAS, कोई साधारण बच्ची नहीं, एक IAS ऑफिसर अभी कुछ दिन पहले ही अपने पद से त्याग पत्र देकर घर में जाकर बैठना पड़ा। तो आज जिन लोगों की जमीर जाग रही है, जो लोग सोच रहे हैं कि आज पायल तड़वी से ये बात हुई, आज IAS अफसर बच्ची से बात हुई, एक साल की बच्चियों से रेप हो रहे हैं, और आज लॉकडाउन में हर रोज हम देख रहे हैं हमारी माताएं सड़क पर बच्चे पैदा कर रही हैं, हमारी माताएं धूप में मर रही हैं, हजार किलोमीटर चल रही हैं। हम कह सकते हैं कि इस देश में एक तथागत गौतम बुद्ध पैदा होंगे, हम कह सकते हैं कि इस देश में जगत गुरु बाबा नानक पैदा हुए होंगे, हम कह सकते हैं इस देश में सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीरदास, सतगुरु नामदेव जी, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज और विद्वान पैदा हुए होंगे। साथियों, आज हम जहां खड़े हैं वहां हमें जो कुछ मिला उसके लिए एफर्ट हमारे महापुरुषों ने की, लेकिन आज तभी हम कह सकते हैं हम लायक बाबा की लायक संतान हैं, अगर जहां तक वो हमें पहुंचाना चाहते थे वहां हमें इस सोसाइटी को लेकर जाना पड़ेगा। और अंत में मैं सामाजिक संघर्ष पार्टी के सभी लीडर साहबान को ये बात कहना चाहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय फूले, जय भीम, जय भारत।